प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यवर्ती धारा में एलसी परिपथ के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल का व्यंजक स्थापित करके दिखाया था। उस वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रत्यवर्ती धारा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, माता की जगराता जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को और आपके परिवार वाले को भी मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एलसीआर परिपथ पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या होती है। ठीक, मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको? प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एल परिपथ क्या होता है, आर परिपथ क्या होता है और सी परिपथ क्या होता है, उसका डायग्राम, फेजर आरेख, कला आरेख और उसका ग्राफ कैसे बनता है। ये सभी चीज़ों को मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो हम जानते भी हैं, ठीक, पढ़ भी चुके हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वह होती है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे। ठीक, जब भी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो क्या करते हैं? चालक तार उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, अर्थात बाधा डालता है। उसे ही कहते हैं हम प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो यहाँ पे भी वैसे ही परिभाषा होगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, जब चालक तार प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, जब चालक तार प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका प्रतिरोध कहते हैं। इसके लिए हम इस तरह से चित्र बना सकते हैं प्रतिरोध के लिए। ठीक, ये प्रतिरोध का सिंबल दिखा देना आप, ये इस तरह से, और यहाँ पे लगा देना प्रत्यवर्ती वोल्टता अर्थात AC। ये क्या है? हमारा प्रतिरोध है, R है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है V। ठीक, अब यहाँ पे हम चाहते हैं तो वोल्टता का समीकरण भी लिख सकते हैं, V0 sin ओमेगा t। तो इस चित्र को आप प्रतिरोध के परिभाषक के साथ बना सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम प्रतिरोध के बाद आता है प्रतिघात। क्या होता है? प्रतिघात। तो प्रतिघात क्या होता है देखिए, जब संधारित्र का संकेत ये होता है, जब संधारित्र ठीक प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उसे उसका प्रतिघात कहते हैं। जब संधारित्र प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उसे उसका प्रतिघात कहते हैं। और प्रेरक कुंडली, मतलब हम इसको प्रेरकत्व भी कह सकते हैं, और संधारित्र के साथ में ही प्रेरक कुंडली भी होती है। यदि वो भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उसे भी कहेंगे हम प्रतिघात। तो प्रतिघात में कौन कौन आता है? प्रतिघात में आता है आपका ये संधारित्र, ठीक, और एक आ जाता है ये AC वोल्टता। हर बार आप दिखाएंगे हैं यहाँ पे V = V0 sin ओमेगा t। ठीक, ये C है। तो जब संधारित्र या प्रेरकत्व के लिए भी चित्र बना सकते हो आप, इस तरह से कुंडली ले सकते हैं। जब संधारित्र या प्रेरकत्व धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उसे उसका प्रतिघात कहते हैं। ठीक, इसे X से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए प्रतिघात क्या होगा? हम इसके लिए ले सकते हैं प्रतिघात XC और इसके लिए ले सकते हैं XL। ठीक, C है इसलिए XC लेंगे और L है इसलिए यहाँ पे XL लेंगे। तो संधारित्र या फिर प्रेरकत्व धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उसे उसका प्रतिघात कहते हैं। ठीक, ये होगा ये AC। ठीक, अब प्रतिघात के लिए दोनों चित्र आप बना सकते हैं। प्रतिघात के बाद देखिए प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा में क्या होती है? तीनों मिलते हैं। ठीक, L, C, R तीनों मिलते हैं। जैसे L और C मिलके यदि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उसे उसका प्रतिबाधा कहते हैं। यदि L या R मिलके ठीक दो या तीनों मिलते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है? यदि संधारित्र, प्रेरक कुंडली या प्रतिरोध दोनों मिलके या तीनों मिलके
ठीक, दोनों मिल सकते हैं, ये दोनों या ये दोनों, या फिर तीनों मिलते हैं। तो दोनों मिलकर या तीनों मिलकर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे कहते हैं हम प्रतिबाधा, और इसको प्रदर्शित करते हैं जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। परिभाषा लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक, परिभाषा आप लिख सकते हो, बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा लिखा हुआ है। जब प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक कुंडली में से कोई दो, मतलब कोई भी दो, चाहे वो CL हो सकता है, CR हो सकता है या LR हो सकता है, ठीक, में से कोई दो या तीनों मिलकर धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो प्रतिबाधा के लिए चित्र बना सकते हैं हम, दो को मिला दो तो ये आपका संधारित्र और ये हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक, ये AC वोल्ट था। तो ये संधारित्र और ये होगा प्रतिरोध R। तो इसके लिए प्रतिघात का कैसे संकेत दिखा सकते हैं हम? ZCR या RC, ZRC, ठीक, ये AC वोल्ट था। एक और बना सकते हैं हम, ठीक, यहाँ पे आप ले लीजिए प्रेरकत्व और यहाँ पे ले लीजिए संधारित्र और यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिरोध, तीनों मिला दिए इस बार हम, ठीक, AC वोल्ट था, ये L, C और ये R। तो तीनों मिलके धारा के मार्ग में जो रुकावट डालते हैं उसे कहते हैं हम प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को प्रदर्शित करते हैं जेड से। तो ये होगा ZLC और ये R, क्या होगा? ZLCR। इसी तरह से दो का और बना सकते हो आप, LC की भी बना सकते हो या RL का बना सकते हो, मतलब 3 4 5 चित्र यहाँ पे आप बना सकते हो। तो इस तरह से हुआ प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा। तो एक बार तीनों का परिभाषा और सुनेंगे। जब चालक तार प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। प्रतिघात, जब संधारित्र या प्रेरक कुंडली धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो उसे प्रतिघात कहते हैं। इसे XC या XL से प्रदर्शित करते हैं। फिर प्रतिबाधा, जब प्रतिरोध, संधारित्र या प्रेरक कुंडली दोनों मिलकर या तीनों मिलकर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा, और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से 1 2 3 तीनों परिभाषा आप नोट कर लीजिए, ये हमें काम देगा, ठीक। फिर देखेंगे फेजर आरेख। तो इस चित्र को मैं मिटा देता हूँ, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम फेजर आरेख। तो फेजर आरेख का परिभाषा मैं लिख दिया हूँ। इसको वैसे हम जब CR परिपथ या LR परिपथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से फेजर आरेख बनाना आ जाएगा। फिर भी चलिए परिभाषा लिख लीजिए। यदि परिभाषा भी पूछा जाता है आपको पेपर में तो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। तो फेजर आरेख क्या है, देखिए, उस आरेख को जो प्रत्यावर्ती धारा और उसी आवृत्ति की वोल्टता को कलांतर सहित घूर्णी सदिशों I वेक्टर और V वेक्टर के रूप में निरूपित करता है, फेजर आरेख कहलाता है। मतलब देखिए फेजर आरेख कैसे बनता है, ये हम ले लेते हैं एक Y अक्ष और ये ले लेते हैं X अक्ष। तो यहाँ पे ले लेते हैं परिणामी वोल्टता, ठीक, और यहाँ पे इसको V वेक्टर से भी शो करते हैं और यहाँ पे हम V0 मतलब शिखर मान, V0 मतलब क्या होता है? वोल्टता का शिखर मान, तो V0 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लेते हैं इसके वास्तविक मान को, मतलब ये V। अब धारा को हम इससे छोटा लेते हैं, हर बार धारा को क्या लेते हैं हम? इससे छोटा लेते हैं। तो धारा का जो मान है वो हमेशा छोटा होगा, याद रखना, या इसको I वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक, ये I। तो देखिए धारा और वोल्टता के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं, घूर्णी गति, मतलब ये जो वोल्टता है वो क्या होता है? इस तरह से ऐसे, मतलब ये वामावर्त दिशा में होती है। यहाँ पे हमारा कोण बनता है ओमेगा टी। क्या कोण बनता है? ओमेगा टी। ओमेगा टी को हम कलांतर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक। जैसे ये हमारा क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता के बाद जो नीचे में होता है उसको कहते हैं हम धारा। क्या कहते हैं? तो धारा। तो देखिए
कलांतर मतलब क्या होगा इसके लिए, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये धारा है, ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ है और ये उल्टता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए जिस तरह से ये उल्टता आगे बढ़ रहा है उसी तरह से क्या होता है, ये धारा भी आगे बढ़ रहा है। अंतर बस यही है कि उल्टता का मान थोड़ा सा ऊंचा रहता है और धारा का मान क्या होता है, नीचे रहता है। मतलब यहाँ पे शिखर मान इसका भी है और ये भी साथ साथ दोनों बढ़ रहे हैं। तो दोनों की कला क्या है, समान है। क्या है, दोनों की कला समान है। अब उल्टता ऊपर क्यों रहता है और धारा नीचे क्यों रहता है, इसको देखिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, V = I × R होता है। यहाँ पे हम I का मान निकालें तो I बराबर क्या होगा, V/R होगा। क्या होगा, V/R। अब ध्यान दीजिए, इसी से हमको पता चलेगा कि बड़ा और वो छोटा क्यों होता है। यहाँ पे I क्या है, धारा है। I क्या है, धारा है। और ये क्या है, उल्टता है। तो धारा किसके ऊपर निर्भर है, धारा इसके मान के ऊपर निर्भर है। यदि ये 5 वोल्टेज या 10 वोल्टेज जो भी होगा, लेकिन इसका मान रखाएगा तब धारा का मान निकलेगा। और धारा को यहाँ पे हम प्रतिरोध से भाग भी दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी संख्या होती है, वोल्टेज का मान यदि 10 होता है, ठीक, वोल्टता क्या है, मान लीजिए आपका 10 है, तो धारा का मान क्या निकलेगा, I का मान, ये वोल्टता की जगह 10 रखेंगे और प्रतिरोध मान लीजिए आपका ले लीजिए 5 ले लीजिए, तो काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी। तो देखिए I का मान मिला 2 और V का मान क्या था, 10 था। मतलब I जो है वो V के ऊपर निर्भर है। तो I का मान क्या होगा, V से छोटा होगा। ठीक, यदि हम V का मान कुछ भी रखते हैं तो वो V के मान को तो रखेगा ही। तो V के मान के ऊपर निर्भर कौन रहता है, I। जैसे यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाया उदाहरण के तौर पर 10/5, तो V का मान तो 10 है लेकिन I का मान क्या मिला, 2 मिला। ठीक, इसीलिए धारा क्या होता है, इसी सूत्र से वो नीचे होता है और उल्टता क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरह से फेजर आरेख हम बनाते हैं और ये क्या है, इसका ग्राफ है। मतलब ये फेजर आरेख है और ये ग्राफ है। कला आरेख बहुत ही नॉर्मल होता है। कला आरेख में क्या है, दोनों समान कला में है। तो ये आप उल्टता दिखा दीजिए और इसको दिखा दीजिए धारा। ठीक, दोनों समान कला में है तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कला आरेख है, ये फेजर आरेख है और ये क्या है, उसका ग्राफ है। क्या है, ग्राफ। तो इस तरह से फेजर आरेख को हम समझते हैं। फिर देखेंगे L, C और R कितने परिपथ होते हैं, सभी को देखेंगे। फिर उसको एक एक करके हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो फिर इसको मिटा रहा हूँ, मतलब पूरा बोर्ड अब मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो भी आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के AC परिपथ। तो विभिन्न प्रकार के AC परिपथ मतलब कितने होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है पहला। ठीक, तो देखिए इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे स्टार्ट को, मतलब पहला को पढ़ेंगे। तो पहला होता है AC परिपथ जिसमें R हो, जिसमें R हो। ठीक, ये पहला होता है। दूसरा, R के बाद C ले लीजिए आप। तीसरा RC, फिर ले लीजिए L। फिर चौथा ले लीजिए R और C को जोड़िए तो ये होगा RC परिपथ। फिर पांचवा ले लीजिए R और L होगा। ठीक, तो पांचवा नंबर होगा RL परिपथ। ठीक, RC RL और एक होगा LC। ठीक, छठवां नंबर होगा LC परिपथ। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। और देखिए किसी दूसरे 2 होगा क्या, LC मतलब ये हो चुका है, LR भी हो चुका है, RL CL LC भी हो चुका है, RC भी हो चुका है। अब तीनों को साथ में जोड़िए, मतलब सातवां नंबर होगा LC और ये R। तो इस तरह से हम 7 परिपथ का अध्ययन करेंगे जिसमें सभी में हम फेजर आरेख, कला आरेख और ग्राफ बनाएंगे और इसके प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा की गणना करेंगे। तो इसको हम बारी बारी से धीरे धीरे क्रमशः पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अभी देखेंगे हम ये R परिपथ को। किसको देखेंगे, R परिपथ को। तो इसे मिटा रहा हूँ मैं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है AC परिपथ जिसमें प्रतिरोध R हो। तो इसके लिए एक डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम मतलब हम इस तरह से बना दीजिए, प्रतिरोध का परिभाषा लिखे थे इसी तरह से। ठीक, ये प्रतिरोध जोड़ दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए आप प्रत्यवर्ती वोल्टता। ठीक, ये क्या होता है,
V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। कहीं कहीं आपको बुक में यहाँ पे जीरो की जगह Vm या V मैक्सिमम भी मिल सकता है। मैक्सिमम मतलब ही होता है अधिक या शिखर मान, तो हम यहाँ पे V0 पढ़ रहे हैं तो इसको V0 लेकर ही चलेंगे। ठीक, ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध के शिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। जब इसमें धारा प्रवाहित होगा प्रत्यवर्ती उल्टता से तो इसमें क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। ये धारा को दिखा दीजिए आप। ठीक, यहाँ पे ऐसा चिन्ह दिखा देना। इस तरह से हुआ है हमारा डायग्राम। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा हिंदी में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माना प्रतिरोध R प्रत्यवर्ती धारा स्रोत। ये क्या है? हमारा प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है। माना प्रतिरोध R प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, तब प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। माना प्रतिरोध R प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, तब किसी क्षण प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण। क्या होता है प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण? याद है आपको? प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण ये होता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। ठीक, माना कैपिटल R मतलब प्रतिरोध प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, तब किसी क्षण प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या करते हैं? हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। जब विभवांतर उत्पन्न होता है तो क्या लगेगा? ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। आई को कहते हैं धारा, आर को प्रतिरोध और V को कहते हैं हम विभवांतर। तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं परिपथ में धारा I प्रवाहित करने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित करने पर विभवांतर V उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? V उत्पन्न होता है। जब परिपथ में हम धारा I प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न होता है, तब ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। धारा का मान हमको निकालना रहता है इसमें, तो ये होगा V बटे आर। क्या होगा? V बटे आर। तो ओम के नियम से धारा I इक्वल टू होगा V बटे आर। अब समीकरण 1 से V के मान को हम यहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण 1 से V का मान रखने पर चलिए मान रखिए V का मान यहाँ पे। तो V के मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको I इक्वल टू क्या मिलेगा? I इक्वल टू मिलेगा V का मान होगा V0 साइन ओमेगा टी बटे, ये क्या है? बटे में R है, तो V0 बटे R। देखिए V बटे R क्या होता है? V बटे R क्या होता है? I होता है। तो V0 बटे R क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I0 और ये साइन ओमेगा टी। यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं हम V0 बटे R को क्या लिए हैं? V0 बटे R को लिए हैं हम I0 मतलब धारा का शिखर मान। ठीक, तो इसको दे दीजिए आप समीकरण 1 के बाद इसे दे देना 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 का कंपेयर करेंगे। तो देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे साइन के थीटा में क्या है? ओमेगा टी है। यहाँ पे भी साइन के थीटा में ओमेगा टी है। ये हमारा वोल्टता का समीकरण है और ये हमारा धारा का समीकरण है। तो दोनों समीकरण क्या है? आपस में इक्वल है। मतलब ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिख सकते हैं?
समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं। क्या होते हैं? दोनों समान कला में होते हैं। ठीक, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, लिख लीजिए आप यहाँ पे। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? दोनों समान कला में होते हैं। अर्थात एसी परिपथ में जब R जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टता दोनों समान कला में होते हैं। ठीक, वोल्टता और धारा दोनों समान कला में होते हैं। यहाँ आप हिंदी में लिख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे सीधा सीधा इसका फेजर डायग्राम, फेजर आरेख, फेजर आरेख। तो फेजर आरेख क्या बताया हूँ मैं आपको? इस तरह से बताया हूँ। ठीक, ये तो यहाँ पे हम लेंगे हर बार परिणामी को, ये V0 होगा। ठीक, V का अधिकतम मान। अब V और R दोनों समान कला में है तो इसी लाइन में आप I को भी लीजिए। ठीक, किसको लेंगे? I को। तो ये होगा I0। ऐसे इसको डैश डैश कर सकते हैं और इसको भी ऐसे डैश डैश दिखा सकते हैं। यहाँ पे V होगा और यहाँ पे ये I होगा। यहाँ पे आप V0 की जगह Vm मतलब V मैक्सिमम भी ले सकते हो, I मैक्सिमम भी ले सकते हो। ठीक, धारा का मान कम होगा और वोल्टेज का मान अधिक होगा, लेकिन दोनों क्या हैं? समान कला में है। ठीक, इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग करके आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रकार लीजिएगा और ऐसा सर्कल बना दीजिएगा। ठीक, इस तरह से ऐसा सर्कल भी बना सकते हो। मतलब वो दोनों तरीक़े से फेजर आरेख बनाया जाता है। ये हुआ फेजर आरेख। अब हम देखते हैं कला आरेख। कला आरेख, तो कला आरेख में नॉर्मल दिखा दीजिए आप इस तरह से, ये V दिखा दीजिए और यहाँ पे दिखा दीजिए I, और नीचे में आप यहाँ पे लिख सकते हो V और I में कला संबंध, कला संबंध। ठीक, V और I में कला संबंध। तो ये फेजर आरेख हुआ और ये कला आरेख हुआ। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो जो ग्राफ हम फेजर आरेख के लिए मतलब अभी कुछ समय पहले मैं आपको बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी डायग्राम मतलब ग्राफ बनता है ये इस तरह से। ठीक, ये क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता ऐसे आगे बढ़ता है और उससे नीचे में क्या होता है? ये धारा जो है वो ऐसे नीचे नीचे जाता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता, यहाँ लिख दीजिए, ऐसे लिख देता हूँ मैं, चलिए लिख देता हूँ प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता। और ये वाला क्या है? नीचे वाला ये है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, ऊपर वाला प्रत्यावर्ती वोल्टता है और नीचे वाला प्रत्यावर्ती धारा है। ये इसका शिखर मान होगा और ये इसका शिखर मान, मतलब I0 और ये V0। इस तरह से हम इसमें ग्राफ भी दिखा सकते हैं। अब प्रतिरोध, चूँकि ये प्रतिरोध के लिए है तो छोटा सा आप प्रतिरोध भी निकाल सकते हो यहाँ से। ये होगा, यही होगा इसका प्रतिरोध। ठीक, यहीं से उठा लेते हैं हम। तो प्रतिरोध को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ छोटा सा डिब्बा बना के। प्रतिरोध, प्रतिरोध V0 बटे R बराबर होता है I0। ठीक, V0 बटे R बराबर I0। तो R का मान क्या मिलेगा? R मतलब प्रतिरोध होगा, तो R को यहाँ लाइए और I0 को यहाँ लाइए, तो R बराबर मिलेगा हमें I0 इसके बटे में लाइए V0 बटे I0। ये होगा इसका प्रतिरोध, ये हुआ इसका प्रतिरोध। तो इस तरह से प्रतिरोधक R का जो व्यवहार है वो प्रत्यावर्ती धारा में भी सेम होता है और उसी तरह से सेम टू सेम दिष्ट धारा में भी होता है। तो इसके लिए प्रतिरोध आप ये निकाल सकते हो। ये फेजर डायग्राम है, ये कला आरेख है और ये सिर्फ क्या है? I और V के मध्य, मतलब I और V के मध्य ये ग्राफ है। ठीक, इस तरह से ये R परिपथ होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम R परिपथ को ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास के वीडियो में देखेंगे हम C परिपथ और L परिपथ को। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।